नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे कि जुमे की नमाज पर कैसा रहा यूपी का माहौल। योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों उतार दी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर, ड्रोन कैमरे। कौन सा वो फॉर्मूला है योगी का जिसकी वजह से परिंदा भी पर नहीं मार पाया। क्या तैयारियां की गई थी और तौकीर रजा एंड टीम पर क्या एक्शन हुआ है। अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगा कि संभल मस्जिद पर हथौड़ा चल रहा था और उस मस्जिद पर जिस पर हथौड़ा चल रहा था वो मसला कोर्ट पहुंच चुका है। आखिर कोर्ट में क्या हुआ आपको बताऊंगा। संभल के सांसद आखिर क्यों भड़के और क्यों असदुद्दीन ओवैसी और टी राजा सिंह आपस में भिड़ गए। इसके बाद बात करेंगे हम कि पीओके भारत में आने वाला है। आपको लिए चलूंगा पाक अधिकृत कश्मीर और दिखाऊंगा कैसे पाकिस्तानी सेना की वर्दी 10-10 रुपए में बिक रही है। आखिर पीओके का हाल क्या है। न सिर्फ पीओके बल्कि वजीरिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तानी सेना पर। साथ ही आखिर भारत के आर्मी चीफ क्यों कह रहे हैं, रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं, वायुसेना चीफ क्यों कह रहे हैं कि पीओके भारत में आने वाला है, उसका ज्योग्राफी बदलने वाला है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको राहुल के सवाल और पुतिन की शाबाशी। राहुल विदेश में है और राहुल कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पुतिन रूस से कह रहे हैं कि मोदी बुद्धिमान है और मोदी हिंदुस्तान के लिए अहित कभी नहीं करेंगे। आखिर राहुल यह बात क्यों कह रहे हैं और पुतिन क्या कहना चाह रहे हैं। साथ ही पुतिन ने आज ट्रंप को जवाब दिया। पुतिन को ट्रंप ने कहा था कागजी शेर। पुतिन ने क्या कहा ट्रंप को, बताएंगे आपको। अगली बड़ी खबर देखेंगे बाबा की डर्टी महिला ब्रिगेड। बाबा अब तक रिमांड पे थे 5 दिन की, आज कोर्ट में पेश किया गया। क्या हुआ कोर्ट में, अब कटेगी रात जेल में। साथ ही बताऊंगा 3 मिस जो थी बाबा की मैनेजर, वो 3 गिरफ्तार हो चुकी हैं। क्या करती थी ये मिस मैनेजर और पीड़ित क्या कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे एक खबर जिसके लिए आपको भी सावधान रहना होगा। कफ सिरप जानलेवा है। अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं कि जान जा रही है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है जो आपके लिए जरूरी है। साथ ही कफ सिरप लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। तो इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। पाक सेना को एक बार फिर भारत की डायरेक्ट वार्निंग। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने कहा दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। एयरफोर्स प्रमुख बोले पाक बनाता है मनोहर कहानियां। पीओके में लगातार बिगड़ रहे हालात, प्रदर्शनकारियों से डरकर पाक सैनिक भाग रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान की बर्बरता सबको दिखाई दे रही है। बरेली हिंसा के दौरान सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाला आरोपी फैजान सकलेनी पकड़ा गया। अब तक 83 लोग गिरफ्तार हुए। आज शांतिपूर्ण तरीके से हुई जुमे की नमाज। संभल में जुमे की नमाज के बाद अवैध मस्जिद को हथौड़े से तोड़ते दिखे लोग। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। 3 दिन बाद होना है बुलडोजर एक्शन। बिहार में मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार की दूसरी किश्त जारी हुई है। 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई राशि। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मोहर। छेड़छाड़ के आरोपी बाबा चैतन्यानंद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रूस से तेल खरीद को लेकर पहली बार बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा भारत अमेरिकी दबाव में झुकने वाला नहीं है। कफ सिरप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना देने की सलाह। सिंगर जुबिन मौत मामले की जांच को लेकर असम सीएम का आदेश। न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की। जुबिन की पत्नी ने किया दावा। कहा जुबिन को जबरन यॉट पार्टी में ले जाया गया। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र में कार्यक्रम के दौरान साइबर क्राइम का जिक्र किया। कहा मेरी बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गई थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत के 3 बल्लेबाजों ने जमाया शतक। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी लगाई। इंडिया ने 286 रन की बढ़त हासिल की। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, आज बड़ा दिन था। जुमे की नमाज पर यूपी का माहौल कैसा था आपको याद होगा। पिछले जुमे को बवाल हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों की फरियाद सुन रहे थे और समस्याओं का समाधान कर रहे थे।
दूसरी तरफ दिन शुक्रवार का था, टेंशन यह थी कि पिछले शुक्रवार हंगामा हुआ, इस बार कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से तैयारी की गई थी, कड़ी सुरक्षा थी। शुक्रवार को नमाज से पहले यूपी का हाल क्या था आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए जरा औरैया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जुमे की नमाज पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी, हर संदिग्ध पर नजर रख रही थी। ये तस्वीरें मैं आपको बदायूं की दिखा रहा हूं। बदायूं में क्या तैयारी थी देखिए जरा। काशी में क्या हो रहा था। काशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीम उतर गई थी और बाकायदा ड्रिल चल रही थी। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम को आप देख रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ काल है ये। एटीएस ड्रिल कर रही है और बाकायदा इस पूरी इमारत की मॉक ड्रिल कर रही है। इसका मकसद है कि आतंकी गतिविधि हो, कुछ ऐसी हरकत हो जिसके बाद टीम पूरी तरह से तैयार और सजग है एक्शन लेने के लिए किसी भी वक्त। अब देखिए यूपी का एक और जिला, वहां क्या तैयारी की गई थी ये आप देख रहे हैं। हरदोई की तस्वीर, वहां भी सड़कों पर पुलिस थी। दूसरी तरफ बरेली में सबसे सेंसिटिव मामला था तो कंट्रोल रूम बनाया गया था। 1200 कैमरे लगाए गए थे कंट्रोल रूम में और 1200 कैमरे से बरेली के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही थी। चाक चौराहे पर, गली में, सड़क पर, नुक्कड़ पर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम, ये बरेली का पुलिस कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ जिस जगह पिछले हफ्ते बवाल हुआ था वहां भी भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। ये आला हजरत की दरगाह आप देख रहे हैं, तौकीर रजा यहीं से जुड़े हुए हैं। बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बरेली में भी पूरी तैयारी की गई थी और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। ड्रोन खास काम आता है उन इलाकों में जो बहुत कंजेस्टेड है, संवेदनशील है और ऊपर से पुलिस नजर रख सकती है कि भीड़ किस तरफ कहां जा रही है। पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। हमारा बड़ा साला है ओवैसी, हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र का कोई प्रोग्राम में गया, वो जैसा ही बाहर निकलता है कुछ लोग आई लव का बैनर देते हो उसको, वो बैनर लेने से घबराता है। नहीं, इतना डर उसमें। ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा को अंदर डालेगा तो ओवैसी की भी आई लव मोहम्मद पर बवाल के बाद उत्तर प्रदेश में आज फिर जुमे की नमाज थी।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात थे। हिंसा के बाद बरेली को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी गई। वाराणसी से संभल और लखनऊ से मुजफ्फरनगर तक सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। अब देखिए, ये आसान काम नहीं था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को संभालना, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। तो देखिए क्या तैयारी की गई थी। बरेली में कड़ी सुरक्षा में जुमे की नमाज अदा की गई। करीब 10,000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया था। 13 सर्किल अफसर, 250 इंस्पेक्टर की तैनाती हुई थी। 2,500 सिपाही अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी पर मौजूद रहे। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस के 8,000 जवान तैनात रहे। बरेली मंडल के 4 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए थे। बरेली में एसएसपी और डीएम सड़कों पर उतरे। कल ही दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया था। बरेली में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही थी। छतों पर ईंट पत्थर की निगरानी के लिए 8 ड्रोन टीमें लगाई गईं। सुरक्षा को लेकर शहर को सेक्टर और जोन में बांट दिया गया था। दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक के लिए बुलाया गया। इंटरनेट सेवाएं कल शाम 3 बजे तक बंद की गईं। 26 सितंबर को हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। पिछले जुमे पर नमाज के दौरान बरेली में हिंसा भड़की। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर बवाल हुआ और इसके बाद दशहरे के साथ जुमे की नमाज पर अलर्ट रहा। संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और हिंसा को लेकर तौकीर समेत 86 उपद्रवियों को जेल अब तक भेजा जा चुका है। पुलिस पर जानलेवा हमला, बलवा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस से हथियारों की लूट को लेकर भी केस दर्ज हुआ है। ये एक्शन हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीएम और एसपी। पूरे शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं और हम लोग इसके साथ साथ जो है मतलब रूफटॉप ड्यूटी भी लगी हुई है और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, कहीं छतों के पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और एलआईयू की सहायता ली जा रही है। पुलिस बल लगाया गया है, उसके द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से छूटा हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि पुलिस आपके साथ है, आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए है। सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जिले में यूपी के 75 जिले हाई अलर्ट पर थे। आज जुमे पर उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और निगरानी थी। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाका से होते हुए फ्लैग मार्च निकला। औरैया में जुमे की नमाज पर प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अमरोहा में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। दोपहर 12 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की गई। वाराणसी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर एटीएस कमांडो ने मॉक ड्रिल किया। डीसीपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कानपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पुलिस ने यहां भी अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज से पहले पुलिस बलों को सड़क पर उतारा गया। पुलिस ने पैदल कई इलाकों में गश्त किया। ड्रोन कैमरों से अराजक तत्वों पर नजर रखी गई। तो हापुड़ में जुमे की नमाज पर पुलिस की टीम हाई अलर्ट पर रही। जुमे की नमाज से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। मस्जिदों के आसपास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। यह थी यूपी में तैयारी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी सिटी। करके जेल भेजे गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक हैं मुनीर इदरसी, जो कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और इसी व्यक्ति ने जो पिछले शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट जो आई थी उसको बनाने में, उसको प्रसारित करने में, अलग अलग ग्रुप्स में भेजने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कोर कमेटी का मेंबर है और इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम फैज़ान सकलैनी है, जो आजमनगर, जो कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, फायरिंग की घटना हुई थी और कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए थे। इसके पीछे फैज़ान सकलैनी का हाथ था। इसको भी आज जेल भेजा गया है। टोटल गिरफ्तारियां 83 हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इसके अलावा क्या एक्शन हुआ है, बरेली में क्या एक्शन हुआ है। तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए।
कि बरेली में जो कार्रवाई हुई है उससे पता चलता है कि अभी भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। ये एक शख्स जो गिरफ्तारी के बाद माफी मांग रहा है। गलती ऐसा कुछ होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ, होगी नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से लग गई थी, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। और बरेली पुलिस वाले मुझे माफ कर दो, आज से कभी गलती ऐसा कुछ होगी मुझसे, मैं आपके आगे छोड़ रहा हूँ, होगी नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती से लग गई थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये तौकीर के करीबी हैं जिनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है तौकीर का सोशल मीडिया हैंडल करते थे, तौकीर के कम्युनिकेशन हेड हैं। अब देखिए तौकीर जिस बिल्डिंग में रुका उस बिल्डिंग पर एक्शन होने जा रहा है। तौकीर यहीं रह रहे थे अपने करीबी के पास, इस पे बुलडोजर चलेगा और सील होगी। मौलाना तौकीर के करीबी के घर बुलडोजर चल सकता है। हिंसा वाले दिन मौलाना तौकीर फरहद के इसी घर में मौजूद था। मकान को सील करने के बाद इस पर बुलडोजर चल सकता है। तौकीर के करीबी फरहद का 3 मंजिला मकान अवैध बताया जा रहा है। 120 वर्ग मीटर प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप है। सीलिंग कार्रवाई के दौरान ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही। फरहद के मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था। दशहरे से पहले 100 से अधिक संपत्तियां चिन्हित की गई जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर फरहद के परिवार को भी नोटिस भेजा गया था। 3 अक्टूबर से पहले मकान को खाली करने का निर्देश था, लेकिन 2 अक्टूबर तक परिवार ने मकान खाली नहीं किया था। परिवार ने बुलडोजर एक्शन न करने की गुहार लगाई। सुनिए जरा अब इन सारी तस्वीरों पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। और किसी भी धरना प्रदर्शन एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें। घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है। किसी तरीके से कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। यह सारे लोगों पर होना चाहिए, पूरे प्रदेश के लोगों पर होना चाहिए। जो भी उपद्रवी किस्म के जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले एक समुदाय, एक कम्युनिटी के ऊपर अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर की अगर ताकत दिखाना चाहेंगे तो क्या सुरक्षित रहेगा लॉ एंड ऑर्डर? उससे ठीक रहेगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। देखिए मुसलमान ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है। और हम कि कोई मजहब नहीं होता, लिहाजा अगर किसी समुदाय के मन में ये शक और शुबा पैदा हो कि उनके साथ सरकार मजहब की बुनियाद पर भेदभाव कर रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि वो संविधान पर कितना पालन करती है और संविधान को कितना फॉलो करती है, कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी समुदाय का उत्पीड़न या शोषण तो नहीं किया जा रहा। बरेली के बाद आपको लिए चलता हूं संभल, दूसरा सेंसिटिव जोन है। वहां भी इससे पहले बवाल हो चुका है, आपको याद होगा। संभल में देखिए जुमे की नमाज हुई। ये वही मस्जिद है जिस पर कल हथौड़ा चल रहा था। खुद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध हिस्से को गिरा रहे थे। वहां भी बाकायदा आज शुक्रवार की नमाज हुई। और नमाज के बाद जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उसके बाद जो अवैध हिस्सा है उस पर हथौड़ा चलना शुरू हुआ। ये जो मस्जिद है, दरअसल दावा यह है कि यह मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी है, इसलिए इसके जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। संभल मस्जिद में यह याचिका कोर्ट पहुंच गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई है। याचिका में मैरिज हॉल को ध्वस्त करने का भी जिक्र है। ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती दशहरे का दिन चुना गया।
कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। याचिका में ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। छुट्टी के दिन के बावजूद कोर्ट में बेंच बैठी सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की एकल बेंच ने करीब 1.25 घंटे तक सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल कोई अंतरिम राहत नहीं दी। आरोप है कि मैरिज हॉल अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बना था। 2 अक्टूबर को 4 बुलडोजरों की मदद से 4 घंटे में जमींदोज किया गया और मस्जिद के कुछ हिस्से के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया और इसके लिए मस्जिद कमेटी को 4 दिन की मोहलत दी गई। मोहलत खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। खुद हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवार गिराना शुरू की। कल भी हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से जमीन के कागजात दाखिल करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम, एसपी को पक्षकार बनाया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। संभल में जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे या जो उससे जुड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई के होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे हैं। हाँ, पूरा दिन ही तोड़ रहे हैं। कल भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ी। मस्जिद सरकार तोड़वाई है साहब। कोई ग्राम साहब समाज पे बताइए, ग्राम समाज पे सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं। सरकार चाहे तोड़वाई, सरकार चाहे न तोड़वाई। कल तोड़ी गई थी जी, तोड़े, अब भी तोड़े, अभी काम चालू है। मामला यही था कि अभी जो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। अब सवाल यह है कि संभल हो, बरेली हो, यहां हंगामा हुआ। बरेली में आई लव मोहम्मद पर हंगामा हुआ, लेकिन मोहम्मद के नाम पर लोगों को ऐसा भड़काया गया कि लोग अब वीडियो बनाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, रुसाना रोड, सदीपुर पट्टी टावर के पास टाटा चौक। भाई भाई मिलूंगा जिसको आना। अस्सलाम वालेकुम मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने। इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, रुसाना रोड, सदीपुर पट्टी टावर के पास टाटा चौक। भाई भाई मिलूंगा जिसको। अब ये जो बयान आप सुन रहे हैं, इस तरह के बयान देने वाले, वीडियो बनाने वाले लोग जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सियासतदान क्या कर रहे हैं इस बीच। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आई लव मोहम्मद कहने पर आपत्ति, लेकिन आई लव मोदी से इनको खुशी होती है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जनता चुनाव में हर सवाल का जवाब देगी, केवल अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई होती है और समझदार लोग खुद पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं सरकार ने मुझे बरेली जाने से रोक दिया, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बरेली की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है या कोई आई लव राम जी और आई लव महादेव, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी कहता है तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों है? इसमें मुकदमा दर्ज करने की क्या जरूरत है? बरेलवी कह रहे हैं कुछ मस्जिदों के इमाम राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे लोगों से किसी तरह का वास्ता ना रखें। सुफियान निजामी कह रहे हैं जुमे की नमाज को लेकर मौलाना ने भी अपील की थी, बगैर परमिशन किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल ना होने को कहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करने की अपील की गई। आइए आपको सुनवाता हूं, अब सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पता नहीं इनके नाम भी मुझसे नहीं आते, मुंह खराब हो जाता है ऐसे लोगों का नाम वो भोग रहा था तो योगी जी ने बोला रहे हैं सुंदर वालों। महाराष्ट्र में भीड़ को भोग रहा था, वो कहने लगा कि हे योगी अगर तू यहाँ आ जाए तो हम तुझे दफन कर देंगे। अब पता नहीं वो कहाँ दफन हो। मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई, कोई बुराई, लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सर तन से जुदा कर देंगे, इससे हमें दिक्कत है। अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते। अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना,
दंगा फसाद कराना, यही उनका चाल है और यही चरित्र है। उसी तरह पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करने में लगे हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं जो लोग, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी। आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पे अगर कार्रवाइयां होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की आराधना, पूजा करने की पूरी छूट भारत में है और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर असर पड़े, कुठाराघात हो। अब देखिए जरा योगी ने ऐसा क्या किया कि यूपी का हिट फॉर्मूला बाकी राज्यों में भी लागू हो रहा है। यूपी में कैसे एक भी दंगा नहीं हुआ, कैसे योगी इसे कंट्रोल करते हैं, उसका क्या सूत्र है। अपराधियों के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लगभग हर दिन यूपी में कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता है। एक एक दंगाई का हिसाब किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश होती है। आरोपी की तस्वीर शहर के चौक चौराहे पर लगा दी जाती है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कहीं पर मामला सामने आता है, योगी खुद एक्शन में आते हैं, बड़े अधिकारियों को फौरन कहते हैं वहां जाइए और सख्त चेतावनी देते हैं। उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देते हैं और हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उसकी संपत्ति सीज होती है। सील होगी संपत्ति या फिर उस पर बुलडोजर चलेगा। बीजेपी अक्सर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल देती है और दूसरे राज्यों में भी तेजी से योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। अब देखिए जरा उत्तर प्रदेश के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, योगी का ये जो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये हिट है या फ्लॉप, सुनिए। सबसे बढ़िया बात है हमारी बहन बेटियां जो निकलती हैं बाहर, पहले डर के निकलती थी, छेड़खानी होती थी, अब वो व्यवस्था बदल गई है क्योंकि पुलिस के, योगी जी का डर है, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस का बहुत ज्यादा डर है लोगों के दिमाग में। कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अच्छी है। पहले बहू बेटियों को निकलने में परेशानी होती थी, अब ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट हैं अभी भी, लेकिन बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो उसके डर से जरूर आपराधिक ग्राफ में कमी आएगी। कुछ लोग दंगाई होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आकर के जो बेचारे निर्दोष होते हैं वो भी बुलडोजर के चक्कर में आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे जो उलमाए किराम है ना, वो भी इन्होंने बागी कंट्रोल करा हुआ है। लोगों को समझाया चाहिए, समझाया है कि हज़रत सल्लम का जो फरमान था उसके ऊपर अमल करो। खामोआ के फिसाद करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये काम जुम्मे की नमाज भी बहुत शांति से अदा हो गई और कोई पंगा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। साथ ही साथ योगी जी की जो गाय और स्त्री को सुरक्षा देने की परंपरा चली है वो गजब है। अब बहुत बढ़िया है, अब सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके इलाज कर देगा। भाई इलाज तो प्रशासन जाने, हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें सुकून है। जी जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक चल रही है। व्यवस्था भी अच्छी रही और शांतिपूर्वक हमारी नमाज अदा हुई। और मैं आपको जैसे योगी जी हैं, जो उपद्रवी हैं, जो आतताई हैं, जो देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और चलाया जाना चाहिए। तो बहरहाल योगी जी ने ये संभाला है तो अच्छी बात है, लेकिन होना ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स रहता है तो हर शख्स के हुकूक और उनके राइट्स का विशेष ख्याल किया जाए। तो सभी पक्षों को आपने सुन लिया जो योगी के कानून व्यवस्था संभालने के तरीके पर बात कर रहे थे। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है विदेश से ही, लेकिन पीएम मोदी के बारे में। राहुल के सवाल और पुतिन की शाबाशी। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिले थे, दोनों की मुलाकात हुई, लंबी बातचीत भी हुई। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी विदेश में हैं और भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। The single biggest risk is और दूसरी तरफ पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually एक तरफ
तरफ है राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो दूसरी ओर है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। दोनों ने करीब करीब एक ही वक्त भारत के बारे में अपने विचार रखे, लेकिन एकदम अलग अलग। राहुल साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में थे, तो पुतिन रूस के सोची शहर में। राहुल ने छात्रों के बीच भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया, तो पुतिन ने दुनिया के 140 से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स के बीच जमकर भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। राहुल ने कहा चीन की तरह लोगों को दबाकर नहीं चल सकता है भारत, तो पुतिन ने कहा मोदी एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान नेता हैं, वो अपने राष्ट्र के हित में बहुत सजग हैं, मोदी कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो। और आइए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। विदेश से राहुल गांधी देश पर सवाल उठा रहे हैं और पुतिन क्या कह रहे हैं रूस से। देखिए जरा, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र पर हमला भारत में सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त भारत में लोकतंत्र पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। देश की विविधता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूरी है। चीन की तरह लोगों को दबाकर नहीं चला जा सकता। अलग अलग विचारों को आजादी चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। दूसरी तरफ देखिए पुतिन क्या कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि मोदी एक बहुत समझदार और बुद्धिमान नेता है, वो अपने राष्ट्र के हित में बहुत सजग है। मोदी कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो। भारत में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा, यह पुतिन ने कहा है। अब सुनिए जरा, एक देश के नेता हैं, एक विदेश के नेता हैं, दोनों को सुनिए। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. सबसे बड़ा रिस्क यह है कि भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत वास्तव में अपने लोगों के बीच एक संवाद है। विभिन्न विचारों, धर्मों और विविधताओं को जगह की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र पर व्यापक हमला हो रहा है, जो एक बड़ा रिस्क है। And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. Prime Minister Modi is a very reasonable. प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान नेता है। वे अपने राष्ट्र के हित में बहुत सजग हैं। मुझे अपने भरोसेमंद पार्टनर से मुलाकात का इंतजार है। Is to build effective, mutually beneficial trade ties. और राहुल विदेश से कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो इस पर सियासी भूचाल आ गया। देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, वो देश विरोधी ताकतों के टूल बन गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा जो देश में हो रहा है राहुल वही कह रहे हैं, उनमें सच को सच कहने की ताकत है। प्रदीप भंडारी बीजेपी नेता कह रहे हैं जब भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है तब राहुल गांधी जलन और गुस्से से ऐसे बयान दे रहे हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं पिछले 11 सालों में देश का विकास नहीं हुआ है, समाज में टकराव पैदा किया गया और आतंकित किया गया। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं विदेश में भारत की आलोचना राहुल गांधी की आदत है, भारत माता की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, लोकतंत्र वाकई खतरे में है। जब भी वो सच बोलते हैं कहा जाता है देश की आलोचना कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। क्या ये सही नहीं कि मणिपुर में लोकतंत्र का जो स्वरूप है, लद्दाख में जो स्वरूप है, चुनाव के निष्पक्षता पे जो सवाल उठ रहे हैं, अगर राहुल गांधी वो नहीं बोलेंगे, सच्चाई उन्होंने बयान किया, मैं राहुल गांधी के एक एक शब्द का समर्थन करता हूं पूरी ताकत के साथ। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं। 14 साल के पहले जितने महापुरुषों ने, जितने ज्ञानी ने, जितने विज्ञानियों ने हमारा देश में जन्म लिए हैं और जितने बड़े बड़े लोग ने, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, तो ये सब शर्मिंदा महसूस करते थे क्या? तो ये शुरू किसने किया? उन्होंने किया था। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है वही कह रहे हैं। राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं। राहुल जी ने जो बात कही है उसमें क्या गलत कहा है?
आज इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया की क्या भूमिका रह गई है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई सवाल करता है, कोई बात लिखता है तो उस पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चलने लगता है। तो ये सब चीजें तो देश में हो रही है और ये पूरी दुनिया देख रही है। देश और विदेश में झूठ और झांसे के जरिए भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने में लगे हुए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब को एक बात समझना चाहिए कि इसी तरह की इनकी जो धूर्तापूर्ण धमाल और कमाल है, उसने आज कांग्रेस पार्टी को घर से घरौंदा बना दिया है और आज जो है वो घोचू का घोंसला बनता जा रहा है और इस घोचू के घोंसले में जो है वो पप्पू का चोचला चल रहा है। ये कमाल की चीजें हैं। इनको ये लगता है कि कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। ये अभी भी उस सोच और सनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो पुतिन जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे ट्रंप को लेकर भी सवाल किया गया। मोदी को लेकर तो बोला उन्होंने, लेकिन ट्रंप को लेकर सवाल किया गया। पिछले दिनों ट्रंप से मिले थे वो अलास्का में। उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि पुतिन दरअसल कागजी शेर हैं। पुतिन को यह बात बुरी लगी। उसके बाद पुतिन ने यह भी जवाब दिया है आज ट्रंप को। ट्रंप ने कहा 4 साल से एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हो जो 1 हफ्ते में खत्म हो सकता था। क्या आप सिर्फ कागजी शेर हो? मैंने सोचा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले लेगा। इस पर पुतिन ने कहा अगर हम कागजी शेर हैं तो फिर नेटो क्या है? पूरे नेटो के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम यूरोप के बढ़ते सैन्यीकरण पर नजर रख रहे हैं। रूस को जवाबी कार्रवाई करने में समय नहीं लगेगा। रूस ऐसे खतरों का जवाब बहुत कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ट्रंप ने क्या कहा था और पुतिन ने अब क्या कहा। पता है तुम अच्छे नहीं लग रहे। तुम 4 साल से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो 1 हफ्ते में लड़नी चाहिए थी। क्या तुम कागजी शेर हो? क्या हम कागजी शेर हैं? तो फिर इस मामले में नाटो क्या है? अगर हम कागजी शेर हैं तो नाटो कैसा है? हमारे लिए मुख्य बात अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और हम आश्वस्त हैं। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको 3-4 तस्वीरें दिखाते हैं। कल रावण दहन था तो उससे जुड़ी तस्वीरें आई। देखिए रावण यहां मंचन में पूरे जोर शोर से लड़ रहा था, तलवारें घुमा रहा है। और उसके बाद देखिए यही रावण थक गया, थक कर बेहोश हो गया। उसके बाद कंधे पर ले गए लोग। पंडाल से ऊंची दूरी बना ली जाए। ये रावण का हाल देख लीजिए। रावण बेहोश हो गया, लोग उठाकर फौरन उसे ले गए। इसी तरह की तस्वीर राजस्थान के प्रतापगढ़ से आई है, जहां रावण को राइफल और डबल बैरल गोलियों से भूना गया। एक और तस्वीर देखिए जहां रावण को रॉकेट से मारा गया ब्रह्मोस बनाकर। पहली मिसाइल जो है जा चुकी है, दूसरी मिसाइल एक और के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलकर खाक हो गए। पहली मिसाइल जो है जा चुकी। तो राइट, इन तस्वीरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी। चैतन्यानंद की आज रिमांड पूरी हो गई तो आज कोर्ट में पेश किया गया। अश्लील बाबा की अंग रक्षक से मिलवाएंगे आपको। तस्वीर देखिए जरा, ये बाबा को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस पूछताछ कर रही थी 5 दिन से। आज पूछताछ की तारीख खत्म हुई, कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने अब जेल भेज दिया है। चैतन्यानंद आपकी शिष्याओं के साथ ऐसी हरकत की, क्या बोलना चाहेंगे? अपनी शिष्याओं के साथ किया आपकी
तो उसके बाद देखिए बाबा की लेडी ब्रिगेड, बताया गया कि बाबा की मैनेजर्स भी नजर आई आज। आ गया बाबा और उनकी 3 बबलियों के डर्टी गैंग का गंदा गेम पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। श्वेता, भावना और काजल, 3 महिलाएं और तीनों सगी बहनें, तीनों को बाबा ने खूब सैलरी दी और विदेश में घुमाया फिराया। बदले में उन तीनों ने बाबा के लिए शिकार किए, लड़कियों पर दबाव बनाया और फिर ऐसे इंतजाम किए कि कोई भी लड़की बाबा की काली करतूतों का कोई सबूत न रख पाए। और आइए अब आपको बताऊं, बाबा की राजदार अब शिकंजे में है और बहुत से खुलासे होंगे। जेल में पहुंच गई हैं। चैतन्यानंद की सबसे बड़ी राजदार और बेहद खास थी 3 बहनें। तीनों बहनें पैसे और रुतबे के चलते बाबा की हर बात मानती थी। ये महिलाएं चैतन्यानंद के साथ कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं। चैतन्यानंद हाल ही में यूएई गया था। इनमें से एक बाबा के साथ गई थी। बाबा के कहने पर यह महिलाएं इंस्टीट्यूट में छात्राओं को योग करवाती थी। इन महिलाओं ने व्हाट्सएप पर योग का ग्रुप बनाया और तीनों महिलाएं व्हाट्सएप पर लड़कियों के योग करते हुए फोटो डालती थी और फिर बाबा उन तस्वीरों पर अश्लील कमेंट करता था। कोविड के पहले बाबा के इंस्टीट्यूट में लड़के पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद बाबा ने केवल लड़कियों को एडमिशन दिया। इसके बाद इन तीनों महिलाओं का रुतबा ज्यादा बढ़ गया। इनमें से एक बहन का बाबा के कमरे में अश्लील फोटो भी मिला है। बाबा तीनों बहनों के साथ अश्लील चैट करता था। तीनों महिला श्वेता, भावना, काजल गिरफ्तार की गई हैं। तीनों दिल्ली की रहने वाली और शादीशुदा हैं। 2011 में श्वेता बाबा से जुड़ी, फिर दोनों बहनों से संपर्क कराया। बाबा ने बारी बारी से तीनों बहनों को अपने यहां नौकरी पर रखा और तीनों बहनों की योग्यता के हिसाब से बाबा उन्हें बहुत तनख्वाह देता था। इस बीच कोर्ट में चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक जेल भेज दिया है। बाबा ने जेल में कपड़े, दवाइयां और शाकाहारी खाने की मांग भी की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मौसम बदल रहा है और सर्दी जुकाम की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान कफ सिरप जान ले रहा है। कफ सिरप बच्चों की जान ले रहा है और खतरा बढ़ा रहा है, टेंशन भी बढ़ा रहा है। ये मासूम बच्चे हैं जिनकी राजस्थान में मौत हुई। दावा किया गया कि कफ सिरप लिया था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, मध्य प्रदेश से जो आई है। ये वो बच्चे हैं जिनकी मौत हुई मध्य प्रदेश में। दावा किया गया कि कफ सिरप लिया था। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कफ सिरप पीने से इन मासूम बच्चों की जानें गई हैं जो बाकी देश में कफ सिरप बिक रहे हैं, वो सवालों में। मौसम बदल रहा है। गर्मियों के बाद सर्दियों का आगाज होने वाला है। खांसी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, लेकिन खांसी की दवाई लोगों को डराने लगी है, क्योंकि एमपी और राजस्थान में खांसी से राहत देने वाली दवा से 10 से ज्यादा मौत का आरोप लगा है। इन मौतों से राजस्थान, एमपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें सक्रिय हो गई हैं और पूरे देश में सवाल खड़ा हो गया है, क्या खांसी का कफ सिरप जान ले रहा है? और आइए अब आपको बताऊं कहां कहां से खबरें मिल रही हैं, किन किन राज्यों से। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश से जो जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश में के छिंदवाड़ा में 9 मौतें हुई हैं। क्या ये कफ सिरप से हुई है? भरतपुर में राजस्थान में 2 मौतें हुई हैं, इसकी भी जांच चल रही है। सीकर में 1 मौत की खबर है। क्या ये सभी सिरप पीने से हुई है? क्या कह रहे हैं जानकार और एक्सपर्ट्स? आखिर कफ सिरप कहां कहां और कितना नुकसान पहुंचा रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से मौत के आरोप लगे। पिछले 20 दिनों में यह मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 पहुंच गया। हालांकि मौत की वजह को लेकर अलग अलग आरोप हैं। राजस्थान में हुई 3 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई। भरतपुर में बच्चे की तबीयत बिगड़ने से मामला सुर्खियों में। सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी तो परिवार ने डॉक्टर से शिकायत की। इस पर डॉक्टर ने खुद सिरप पी ली, अब उन्हें इलाज लेना पड़ रहा। राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोफोन हाइड्रो ब्रोमाइड सिरप पर रोक लगा दी गई है ताकि बच्चों की मौत क्यों हुई है इसे लेकर जांच की जा सके। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 24 अगस्त को बच्चों को बुखार की समस्या हुई। 7 सितंबर को पहली मौत दर्ज की गई। कई बच्चे नागपुर रेफर किए गए। जांच में सामने यह आया कि जिन बच्चों की मौत हुई उनकी किडनी खराब थी और इनमें से अधिकतर को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप दिया गया था। 9 मौत के बाद सरकार ने 12 सिरप लैब टेस्ट के लिए भेजे और जिनमें 3 सिरप की रिपोर्ट सही आई, इसलिए मौत के आंकड़े की जांच हो रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं।
अगर वो दवाई के साइड इफेक्ट इतने होते तो हमें राष्ट्र भर से ही खबरें आती हैं। हम पीडियाट्रिशियंस की, सब डॉक्टर्स की लॉबियां हैं, हम अकेडमी, हम सब अटैच्ड हैं। अगर बाहर से भी ऐसे केसेस आते तो हमें पता रहता है सब। तो एक पर्टिकुलर इलाके से अगर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले दवाई की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर अधिक मात्रा में दवाई ली गई होगी तो 100% नुकसान करेगी ही करेगी। अगर अधिक मात्रा में ली गई है और दवाई अगर खराब तरीके से बनाई गई है तो वो नुकसान करेगी। और बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है अगर आप कफ सिरप ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह एडवाइजरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। कहा गया है ज्यादातर खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती है और इसके लिए किसी भी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं होती। सलाह दी गई है कि 2 साल से छोटे बच्चों को सिरप बिल्कुल ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवाओं का उपयोग आमतौर पर ना करें। बड़ी उम्र के बच्चों को भी खांसी की दवा डॉक्टर की सलाह पर ही दें और सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए ही दवा दी जानी चाहिए और एक साथ कई दवाओं का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को घरेलू उपचार जैसे भाप, गुनगुना पानी पीने की सलाह दी गई है। तो अगर किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी है तो इस एडवाइजरी का पालन कीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।